Good morning, student. Welcome back to physics class. This is the lecture number 2 of Unit 2, Current Electricity. And आज की lecture की content क्या है? We will discuss about the Ohm's law and the color coding. देखो Ohm's law हम 9th में 10th में साथ में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लॉ है और विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ वी अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सम लॉ, किरचॉफ्स लॉ एंड द लॉ इन द रिलेटेड टू द मैग्नेटिक थ्योरी. सो ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है. सो पहले स्टेटमेंट क्या कहता है? सो ओम्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the voltage across it. तो important point कौन कौन से हैं? Constant temperature हमने बात की है, टेम्परेचर constant रहना चाहिए, पहला point. और हम किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टर की. We are not talking about the semiconductor or insulator. So at constant temperature current through a conductor, अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है तो उसमें जो करंट होगी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, यानी आई प्रोपोर्शनल, यानी करंट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. अगर मैं एक एग्जांपल और सर्किट डायग्राम के साथ चलें, सपोज दिस इज माय कंडक्टर, ओके, एंड इट हैज द 2 पॉइंट A and B, and suppose we are representing the length of the conductor is L and area suppose A, and if we connect this conductor through a battery, देखो क्या क्या होगा. First there is a potential और voltage across the conductor, मेरा B आएगा. जब voltage है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होता है मैग्नीट्यूड, दिस इज B/L वोल्टेज पर मीटर. तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन है फ्री कंडक्टर में, फोर्स होगा और वैल्यू कितनी होगी -QE. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इसमें, और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो एक तरह से हम क्या कह के चल रहे हैं, करंट I होगा. सो रिलेशन बेसिकली क्या है, करंट I प्रोपोर्शनल टू द B. अब मुझे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करना है, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेके जा रहे हैं, दिस इज R, रिप्रेजेंट बाय R. सो दिस इज I इक्वल टू B अपॉन R, वेयर R क्या है, देखो R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. पहले इसे ये कह के चल रहे हैं. तो देखो नाम से क्लियर है, रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्ट का क्या मतलब है, अपोज करना. तो यहाँ रेजिस्टेंस जो वर्ड आया है, दिस इज बिकॉज इट अपोज द फ्लो ऑफ द करंट. यानी किसी सर्किट का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, रिलेशन से ही देखो, R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, R इज हाई, आप R की वैल्यू बढ़ाते चलो, I की वैल्यू मेरी क्या होती चलेगी, कम होती चलेगी. सो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ करंट. सिंबल जो रिप्रेजेंट करके चल रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट जो करते हैं इसके थ्रू, यानी दिस इज द रेजिस्टेंस R, और यूनिट है इसकी ओम इज द यूनिट, और रिप्रेजेंट हम इससे करते हैं. सो दिस इज माय यूनिट, ओके. सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. देखो ये जो रिप्रेजेंट किया है, इट इज इन द स्केलर फॉर्म. हम वेक्टर फॉर्म में भी ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां जो कह के चलते हैं, दिस इज J इक्वल टू सिग्मा E. तो वेक्टर फॉर्म में जो हम ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज J इक्वल टू सिग्मा E, वेयर J क्या है, J इज रिप्रेजेंटिंग द करंट डेंसिटी. ये मेरी करंट डेंसिटी है, ठीक है, और E जो है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी से हमने फाइंड किया है, जैसे हमने पहले ड्राइव किया था, J इक्वल टू ऐसे I अपॉन A, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. तो 1 अपॉन रो, और E को कितना ले सकते हैं हम, B अपॉन L. सो सिंपल B अपॉन I इक्वल टू कितना होगा, रो,
and this is equal to rho B upon I equal to R and this is rho L upon A. तो इंपॉर्टेंट क्या है, R रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना, रो L अपॉन A. तो रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. तो जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, पहला. ठीक है, यार करंट का अपोज उतना ही ज्यादा करेगा. बट रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट टू द डायमेंशन, यानी ये रो जो है डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आर इज डिपेंडिंग अपॉन द एल एंड ए. लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और एरिया पे. तो आर प्रोपोर्शनल एल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है. तो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी तो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में उतना ही ज्यादा करंट समय लेगी. सो आर प्रोपोर्शनल एल है एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, मेरे एरिया. तो जितना ज्यादा एरिया होगा क्रॉस सेक्शन उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर सकते हैं. सो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आता है जी, 1/A आता है. ठीक है. सो दिस इज द आर आई इक्वल टू बी अपॉन आर. ये हो गया मेरा स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ओम्स लॉ का. और जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये हो गया मेरा वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन. देखो रेजिस्टेंस के बारे में कुछ पॉइंट हैं जिन पे मेरे डिफरेंट कंपटीशन में 12th में एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं. तो 1 बाय 1 हम उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे. तो पहला हम क्या कह के चल रहे हैं, जो वो आता है सब्सटेंस जो होते हैं दैट आर द ओमिक एंड नॉन ओमिक सब्सटेंस. दो तरह से हमने डिफाइन किया, एक होता है ओमिक सब्सटेंस और दूसरा होता है नॉन ओमिक सब्सटेंस. तो ओमिक सब्सटेंस कौन से हैं? ओमिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच फॉलो द ओम्स लॉ. जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वही मेरा ओमिक सब्सटेंस होगा. यानी हम ये कह के चल रहे हैं आई प्रोपोर्शनल क्या होगा, बी. और जब भी मैं बी और आई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं, जैसे दिस इज आई एंड दिस इज बी, तो प्रोपोर्शनलिटी यानी ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट. तो आई प्रोपोर्शनल बी, आई की वैल्यू 0 है तो वोल्टेज बी की वैल्यू 0 होगी तो आई भी 0 होगा. इस तरह से अगर हम जैसे डिफरेंट पॉइंट देखें, सपोज यहाँ मैं वैल्यू ऑफ करंट डिफरेंट लेके चल रहा है, सपोज I1, I2, I3, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, B1, B2, B3. तो फॉर ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस R यानी कितना होगा, R इज ऑलवेज B1 अपॉन I1 इक्वल टू B2 अपॉन I2 इक्वल टू कितना होगा, B3 अपॉन I3. क्योंकि I प्रोपोर्शनल B है तो प्रोपोर्शनलिटी रेशियो बिटवीन B एंड I इज ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है, तो ये मेरा इस तरह का कर्व होगा. तो दैट इज द ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है. और अगर इसकी जगह हम कोई और कर्व ले लें, जैसे मैंने कहा कि पहले तो ऑरिजिन से स्टार्ट ना हो ये, तो यहाँ I प्रोपोर्शनल B नहीं होगा. सो दिस इज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, मेरे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा. तो हमें ये ध्यान रखना है. और एक तो ये 0 से स्टार्ट हो गया या मेरा ये यहां से चला फिर ये आ रहा इस तरह से. सो दिस इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस. सेकेंड, ओम्स लॉ को जो फॉलो करते हैं, दिस इज द कंडक्टर. कंडक्टर इज ऑलवेज फॉलो द ओम्स लॉ. जबकि नॉन ओमिक सब्सटेंस कौन से हैं मेरे, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर. हम इसकी क्या क्या चलें, दैट आर द नॉन ओमिक सब्सटेंस. तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वही मेरे ओमिक सब्सटेंस होंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट जो हमें डिस्कस करना है, रेजिस्टेंस हैविंग मोर स्लोप इन IV कर्व हैज द मोर रेजिस्टेंस. क्या मतलब है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है. IV कर्व, आई यानी फर्स्ट अगर जो वर्ड है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और सेकंड जो नोटेशन है वो बाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करें, दिस इज सपोज आई इज हियर एंड दिस इज माय बी. ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे है, मैंने करंट दिखा के चल रहे हैं और बाई एक्सिस पे हम वोल्टेज. एंड सपोज वी हैव 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3. जैसे मैं एक 3 रेजिस्टेंस दिखाए और उनके स्लोप सपोज हम ये कह के चल रहे हैं, दिस इज माय रेजिस्टेंस R1 एंड दिस इज माय सेकंड रेजिस्टेंस, ये कह के चल रहा है R2.
एंड दिस इज सपोज रेजिस्टेंस R3। ठीक है, दीज आर द अलग अलग मैंने कर्व दिखा रखे हैं। दिस इज सपोज ए कर्व, बी कर्व एंड दिस इज द सी कर्व फॉर रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। अब मुझे ये फाइंड करना है मेरा कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मुझे पता है R इक्वल टू कितना है, B अपॉन I। तो मैं क्या करूं, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I के लिए, जैसे हमने ये ले लिया पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ I के लिए अगर मैं ये वोल्टेज की वैल्यू देखूं, यानी मैंने यहाँ I सेम रखा है, तो दिस वोल्टेज इज B1, दिस सपोज B2 एंड दिस इज B3। सो कंडीशन क्या है, B3 इज ग्रेटर देन क्या है, B2 इज ग्रेटर देन B1। ये होगा फॉर करंट I की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं हम, सेम, और जबकि वोल्टेज B3 इज ग्रेटर देन B2 इज ग्रेटर देन B1 है। सो देयरफॉर रेजिस्टेंस R3 इज ग्रेटर देन क्या होगा, R2 इज ग्रेटर देन R1 होगा। सो द रेजिस्टेंस, यानी इंपॉर्टेंट ये रहा, द रेजिस्टेंस हैविंग मोर IV स्लोप हैज द मोर रेजिस्टेंस। तो पेपर में कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी क्या होगा, द वैल्यू ऑफ B एंड I विल बी चेंज, यानी यहां B की जगह क्या दे दिया आपको, I दे दिया, यानी यहां पे आपका रिप्रेजेंटेशन क्या हो, करंट I आ जाए और इस I की जगह क्या हो जाए, B आ जाए। सो द कर्व विल बी चेंज। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, अगर ये वैल्यू चेंज कर दूं तो जस्ट अपोजिट केस हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, यानी ये B3, B2, B1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, करंट I3, I2 एंड I1 को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर द सेम वैल्यू ऑफ B। तो इन दैट केस R1 इज ग्रेटर देन क्या होता, R2 इज ग्रेटर देन R1। तो ध्यान रखना है पेपर में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी कंपटीशन में, तो एक्स एक्सिस पे क्या वेरिएबल है और बाई एक्सिस पे क्या वेरिएबल है। ओके, सो बस अगर आई भी कर्व कह के चल रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे अगर आई है और बाई एक्सिस पे बी है, तो मोर स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और अपोजिट करके इसमें जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट जो डिस्कशन का क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर बिकम डबल आफ्टर स्ट्रेचिंग फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में हम क्या कह के चल रहे हैं कि अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस उसकी लेंथ L है और उसको स्ट्रेच करके मैं लेंथ डबल कर दूं तो मेरे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो रेजिस्टेंस R कितना होता है जी, रो L अपॉन A। तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है बट रेजिस्टेंस R डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड द एरिया। अब मेरे पास कोई एक रेजिस्टेंस था, उसकी पहले लेंथ L थी, एरिया A था, तो रेजिस्टेंस हम कितना कह के चल रहे हैं, R है। अब मैंने इसे स्ट्रेच करके इसकी लेंथ कितनी कर दी, डबल कर दी, 2L। तो एरिया भी तो चेंज होगा, न्यू एरिया सपोज A डैश, बट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, पहले वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू लेंथ, और न्यू कितना होगा, A डैश, और लेंथ कितनी कर दी, 2L। तो A डैश न्यू एरिया जो हो जाएगा दिस इज A/2। तो अगर हम न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करें, R डैश माने, तो वो कितना होगा, रो बिकम कांस्टेंट, L डैश अपॉन A डैश। तो ये कितना हो जाएगा, रो L डैश कितना कर दिया मैंने, 2L, और एरिया A डैश कितना कर दिया, A/2। सो नाउ R डैश बिकम 4 रो L अपॉन A। सो न्यू एरिया R डैश इज द 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस एरिया। मेरा ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरा एरिया जो हो जाएगा वो 4 टाइम हो जाएगा। ओके, बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन एरिया एंड द लेंथ उस पर भी डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट जो क्या कहते हैं, कंडक्टर हैविंग पॉजिटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, व्हाइल द सेमीकंडक्टर हैव द नेगेटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। क्या सिग्निफिकेंस है, यानी हमने लॉ में भी कहा था, ओम्स लॉ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की थी। तो यहाँ पे पहले हमने कहा है रेजिस्टेंस जो होता है इट हैज द पॉजिटिव रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। मतलब अगर वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। एंड व्हाट इज द रिलेशन, RT, ठीक है, T केल्विन में ले लूं, RT इक्वल टू कितना होता है, R0, 0 डिग्री पे 0 केल्विन पे कितना है, R0 1 प्लस अल्फा,
और दिस इज टी माइनस कोई पॉइंट हम T0, सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस एट T0, तो रेजिस्टेंस आर टी इक्वल टू कितना होता है आर टी जीरो 1 प्लस एल्फा टी माइनस T0। आर टी जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T0, जबकि आर टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है एट रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है इन केस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के केस में क्यों, क्योंकि कंडक्टर के केस में हम कहते हैं कंडक्टर हैज द फ्री इलेक्ट्रॉन, मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर ओके, तो कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज, एक दूसरे से कोलिजन इंक्रीज हो जाता है, सो एवरेज इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एन एरिया विल बी डिक्रीज, एक पर्टिकुलर एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी तो मेरी करंट डिक्रीज होती है। तो इन कंडक्टर के केस में ध्यान रखना, जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है या करंट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। वाइल जस्ट अपोजिट होता है मेरे सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट है, क्यों, वो इसलिए थोड़ा सा ये और निकल रहा है। इन सेमीकंडक्टर जो होगा, सेमीकंडक्टर के केस में क्या कैसे चलते हैं कि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इज अटैच विद दिस पॉजिटिव चार्ज, तो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर सो इट विल डिटैच फ्रॉम इट्स पेरेंटल एटम, इससे डिटैच हो जाता है तो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर इंक्रीज कर गए तो मेरी करंट इंक्रीज कर जाती है, और करंट इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। सो कंडक्टर हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, ध्यान रखना है, जबकि मेरा कंडक्टर का कैसा है, कंडक्टर का पॉजिटिव रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे यानी टी इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ओके, सो दिस इज द केस विद द टेम्परेचर। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कि मैं रेजिस्टेंस को कलर देख के कैसे पहचानूंगा कि मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, या मार्केट में मैं रेजिस्टेंस लेने गया तो उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जब भी मार्केट में आप कोई भी एक रेजिस्टेंस आर लेंगे तो उसमें जो डिजिट होंगी, यानी यहाँ पे मैं क्या चल रहा हूँ, कलर होंगे, ये एक कलर होगा, यहाँ एक कलर, ये एक कलर, इस तरह से मेरे एक डिफरेंट कलर दे रखे होंगे, तो इसको हम D1 नाम दे रहे हैं, ये D2 एंड D3 एंड D4 यानी डिजिट का नाम दे रहे हैं। तो रेजिस्टेंस हम कलर कोडिंग से कैसे निकालते हैं, तो डिजिट यानी D1 मल्टीप्लाइड विद D2, ये मेरे डिजिट बनते हैं, इनटू 10 टू द पावर जो होगा यानी ये D3 आएगा, इनटू D3 प्लस D4। तो रेजिस्टेंस R हम कैसे डिफाइन करना है, ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस R इज D1 मल्टीप्लाइड विद D2, ठीक है, यानी ये डिजिट बनेंगे टोटल, 2 डिजिट का मेरा फंक्शन मल्टीप्लाइड विद ये थर्ड डिजिट D3 इंटू प्लस माइनस D4। तो देखो कलर जो होंगे, पॉसिबल कलर जो होंगे उस पे ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, इस तरह से ये हैं, ये डिजिट दे रखे हैं नाम 0, 1, 2, 9। मुझे याद कैसे रखना है, तो एक जनरल फॉर्मूला है जो हमने पढ़ते आ रहे थे नाम के साथ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, आप इसके साथ इस कलर कोडिंग से याद कर रख सकते हैं, यानी ये जो है ये इट इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस कलर कोडिंग, बी इज रिप्रेजेंटिंग ब्लैक, ब्राउन, आर इज रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इस तरह। सो आप याद कैसे रखना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और डिजिट की जो इक्विवेलेंट वैल्यू है 0, 1, 2, 3 यानी 9 तक है, मल्टीप्लायर में हमें 1, 10, 10 टू द पावर 2 इस तरह से लेके चलना है बाइट तक, और गोल्ड एंड सिल्वर ये 0.1 एंड 0.0। तो एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा कि कैसे हम एक रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखोगे जैसे हमसे ये कहा, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर हैविंग कलर ब्राउन, येलो, ग्रीन एंड द गोल्ड एज द लेफ्ट टू राइट।
तो रेजिस्टेंस यानी लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ हमें कौन कौन से कलर दे रखे हैं, देखोगे ब्राउन, येलो, ग्रीन एंड द गोल्ड। तो यहाँ पे देखो पहला ब्राउन, ब्राउन का जो डिजिट है वो कितना है 1, तो इस फॉर्मूले में हमें पहला ले लेना है 1। फिर सेकंड कलर कौन सा है, सेकंड कलर इज द येलो, तो येलो के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो डिजिट कितना है 4, तो दिस इज 1 इंटू 4, तो फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट इंटू ये आ गया, यानी टोटल डिजिट बनेगा। थर्ड कलर कौन सा है जी, ग्रीन, और ग्रीन के लिए देखें हमारा कितना मल्टीप्लायर 4, सो ये आपको मल्टीप्लायर लेना है 10 टू द पावर 5, सो दिस इज मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 5। ठीक है, ये 4 जो है दिस इज फॉर द एरर, तो ये यहाँ पे गोल्ड दिया है, तो गोल्ड के लिए जो पॉसिबल एरर कितना है 5%, तो दिस इज 5%, जो वैल्यू होगी दिस इज 5% वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ओके, ये मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। सो अगर हम कैलकुलेट करें सो दिस इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर 6, और 5% ऑफ ये जो होगा दिस इज 0.007 एंड दिस इज मेगा ओम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कलर कोडिंग कभी कभी पूछ लिया जाता है मेरा, तो मुझे पता होना चाहिए कलर कोडिंग देख के मैं कैसे अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करूंगा। ओके ओके, सो today we will stop here. So what we have discussed in today lecture, we have discussed about the Ohm's law क्या है, ठीक है, इनकी स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। then we will discuss about the Ohm's law, ohmic and non-ohmic substance। then we discuss about the slope of the resistance के थ्रू मैं कैसे फाइंड करूंगा। ओके, and then we discuss dependency of the resistance at the temperature, उसके साथ कैसे वेरी करता है। then we will discuss about the color coding। okay, so today we will stop here, and in next class we will discuss about the Kirchhoff's voltage law and current law। okay।